गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11वीं पशुपालन में हम पढ़ रहे थे पशुओं की जांच। आज हमारा विषय है पशुओं की जांच करने की विधियां। तो पशुओं की जांच करने की प्रमुख जो विधि है, देखिएगा 5 प्रकार की विधि बताई गई है। पहला है वंशावली विधि, दूसरा समूहचरण, संतति परीक्षण, स्थलीय प्रदर्शन है ना, और गुणांकन विधि या स्कोर कार्ड विधि। तो आज हम इसी स्कोर कार्ड विधि के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो स्कोर कार्ड होता क्या है करके, है ना। पशुओं के चुनाव करने की यह जो विधि है, दुग्धशाला के पशुओं की शारीरिक बनावट जो होती है ना, उनका संक्षिप्त विवरण होता है कि पैर, सींग, मुंह, कान, नाक, अयन, थन आदि प्रत्येक अंगों पर अंक दिए जाते हैं, है ना। और इन्हीं अंकों को फिर आपको जो निर्णायक होता है वो अंक देता जाता है कि हाँ इसके अयन ठीक ठाक हैं, बड़े हैं, थन का आकार कैसा है, कान कैसे हैं। तो प्रत्येक अंगों पर अंक देते जाते हैं। इससे एक अच्छे कहना चाहिए, है ना, पशु का चयन करने में आसानी होती है। ये जो अंक हैं 100 नंबर का होता है। ध्यान रखिएगा, स्कोर कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं पूछा जाता है, तो कितने अंक होते हैं 100। ठीक है। तो स्कोर कार्ड बनाने पर सदैव मतभेद रहा है। सर्वप्रथम केवल 26 नंबरों का, देखिए पहला जो स्कोर कार्ड बनाया गया था कितने नंबर का था, 26। लेकिन इसमें अतिरिक्त कुछ लोगों ने अंग के अधिक, कुछ अंग हैं जिनको अधिक महत्व दिए, है ना, जबकि दूसरे ने अंगों को नहीं, परंतु उसका ध्यान अयन, दुग्ध, शिरा आदि पर गया। तो आजकल के जो स्कोर कार्ड का प्रयोग किया जाता है उसमें केवल दुग्ध उत्पादक अंगों की महत्ता ही प्रकट नहीं होती, अपितु जाति लक्षण, शारीरिक बनावट, उनका उदर विकास, अन्य भागों पर भी प्रकाश डाला जाता है। पशु की बाह्य संरचना का उसके कार्य और उत्पादन में क्योंकि संबंध रहता है ना। जैसा उसकी बाह्य संरचना होगी उसी को हम ध्यान में रखते हुए पशु खरीदते हैं ताकि ये फलाना कार्य के लिए उपयुक्त होगा करके। तो आगे देखते हैं अपन, चलिए स्कोर कार्ड का प्रयोग किस प्रकार की करना चाहिए। सबसे पहले स्कोर कार्ड का प्रयोग करने के पूर्व जो निर्णायक है, पशु के बाह्य और दैहिक रचना का भली भांति ज्ञात होना चाहिए। जो भी निर्णायक है उसको पशु जो खरीद रहा है उसके बाह्य जो रचना होती है ना, उसका समुचित ज्ञान होना आवश्यक होता है। फिर हम बात करें, है ना, निर्णायक के मस्तिष्क में एक आदर्श पशु का चित्र हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि हाँ एक अच्छा पशु कैसा दिखता हो है ना। तो ये आदर्श चित्र उसके मस्तिष्क पटल में होना अनिवार्य है। पशु के अच्छे बुरे गुणों को थोड़े ही समय में परखने की क्षमता होनी चाहिए उसमें, है ना। निर्णायक में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह अपने निर्णय की लिखित में और मौखिक कारण दे करके वो पुष्टि कर सके। ठीक है, ये गुण निर्णायक में होनी चाहिए। इस कार्य को करने के पूर्व निर्णायक को चाहिए कि वह पहले किसी अन्य निर्णायक को इस कार्य को करते हुए देखे और प्रदर्शनियों में पुरस्कार पाने वाले पशुओं को ध्यानपूर्वक वो, है ना, गहन अध्ययन करे। ये गुण निर्णायक में होना आवश्यक है। और अगला जो है स्कोर कार्ड बनाने के प्रयोग करते समय निर्णायक का इस कार्य में विशेष रुचि होना बहुत ज़रूरी है। निर्णायक को अपने निर्णय में दृढ़ होना चाहिए। जिस पशु के श्रेणी के निर्णय कर रहा है, बैल हो चाहे दुधारी गाय हो, बछिया हो, उसके विषय में पूर्ण जानकारी उसे होना चाहिए। निर्णायक अनुभवी और चतुर होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए, पक्षपात करने वाला नहीं होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रख करके स्कोर कार्ड जो है का प्रयोग करना चाहिए ताकि उत्तम पशु हम बिल्कुल खरीद सकें। फिर हम बात करें पशु की परिवीक्षा अवधि की। तो कभी भी पशु का निर्णय करना हो तो उसे निर्णायक से 20 से 30 फीट की दूरी पर निकालना चाहिए। इससे पशु की जो चुस्ती फुर्ती है, पैर की लंबाई है, सीधापन है, पीठ की हड्डी का सीधापन है, गर्दन है, शारीरिक अनुपात है, इनका अवलोकन, है ना, कहीं जानवर जो है लंगड़ा लूड़ा तो नहीं है, इनका अवलोकन जो है वो है नहीं, बाह्य अवलोकन जो है वो हो जाता है। श्रेणी निर्णय करने के लिए कारण देने की विधि, है ना। तब तक निर्णय निर्धारित करने का कार्य अपूर्ण समझा जाता है जब तक इसके लिए कारण नहीं दिए जाते हैं। कारण संभवतः संक्षेप में होना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो मौखिक बिना झिझक के ही बताना चाहिए कि कारण देते हुए पशु के अंगों के महत्व पर आपस में तुलना की जा सके। मतलब अगर आप कोई किसी पशु को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो क्यों रिजेक्ट करना चाहते हैं कि उसके कान छोटे हैं, खड़े नहीं हैं, चुस्त नहीं है, आँखें भी चमकीली नहीं है,
या और कोई जो भी आपको सिम्टम लगता हो, लक्षण लगता हो, जिसके कारण आपको पशु खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो उसका आपको मौखिक कारण तुरंत देने, है ना, आना चाहिए। कहने का मतलब यही है। फिर हम बात करते हैं गाय के मध्यकाल की, है ना, हीट पीरियड जब उनको आता है तो कैसे सिम्टम होते हैं उसके, तो पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और चलिए हम चर्चा करते हैं। पशु उस दिन बेचैन रहती है, खूंटे के चक्कर लगाती है, बार बार पेशाब करती है, खाना पीना बंद कर देती है, बार बार रंभाती है ना। कुछ पशु आवाज़ नहीं करते हैं लेकिन साई ब्रीडर करते रहते हैं। सांड को देखकर चुपचाप खड़े हो जाती है, जब सांड उसके ऊपर चढ़ता है तो उसे खड़े चढ़ने देती है। दूध देने वाले जो पशु हैं दूध कम कर देती है। योनि से गाढ़ा पीला पानी पदार्थ निकलते रहता है। मध्यकाल में पशु बार बार पूंछ हिलाता है और जल्दी जल्दी उठता बैठता है। ये आप सब जानते हैं, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गाय भैंस के गर्भित होने के लक्षण। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान उनके क्या क्या लक्षण हैं। तो पहला लक्षण है कि वो गाय भैंस जो है पुनः मध्यकाल में नहीं आती, मतलब उनको हीट पीरियड नहीं आता है ना। पशु का भार जो है उसके पेट के आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, पेट का आकार भी बढ़ने लगता है। गाय भैंस शांति धारण कर लेते हैं और एकांत पसंद करते हैं। सांड को फिर, है ना, आप कहना चाहिए आसपास आने नहीं देती है। और लगभग 5 माह बाद गर्भित पशु का अयन अधिक विकसित होने लगता है ना, थन बढ़ने होने लगते हैं, अयन बढ़ने लगता है। लगभग 7 माह बाद गाय की योनि के आकार जो है बढ़ने लगता है और बाद में फिर ये योनि जो है लटकने लगती है। और लगभग 5 से 6 माह पश्चात पेट में बच्चे का हिलना डुलना प्रारंभ हो जाता है। तो ये कोई भी गाय या भैंस के गर्भित होने के लक्षण होते हैं। अब बयाने के समय उसका लक्षण देखिएगा। जब डिलीवरी समय आता है तो उस समय, है ना, क्या लक्षण होते हैं कि गाय जनने वाला है या भैंस जनने वाला है। उस दिन गाय भैंस जो है काफ़ी बेचैन रहती है, बार बार उठती बैठती है। प्रसूति दर्द, जब डिलीवरी पेन होता है तो गाय जल्दी जल्दी जीभ बाहर निकालती है, उठती बैठती है। योनि से द्रव पदार्थ जो है निकलना चालू हो जाता है और योनि का जो मुख्य द्वार है वो प्रायः खुला हुआ और फैला हुआ दिखाई देता है। गाय भैंस के पुट्ठे नीचे की ओर बैठ जाते हैं और अपेक्षाकृत काफ़ी मुलायम हो जाते हैं। गाय की वस्ती जो अस्थि होती है, पेशियां ढीली पड़ जाती हैं, जिसके कारण पूंछ का अग्रभाग उठा हुआ प्रतीत होता है। और बयाने के लगभग 24 घंटे पूर्व अयन में के कारण दूध में तनाव पैदा हो जाता है। अयन बिल्कुल, है ना, और उसके जो थन है उस काफ़ी उसमें तनाव पैदा हो जाता है, कड़ा हो जाता है, चमकीला एवं विकसित दिखाई देता है। तो ये बयाने के लक्षण हैं, मतलब गाय जो है जनने वाला होता है। फिर हम बात करते हैं उत्तम गाय के लक्षण, है ना। एक आप गाय खरीदना चाहते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी के या अच्छा नस्ल का गाय जो है किस प्रकार होना चाहिए, चलिए चर्चा करते हैं। तो पहला, उसकी जो शारीरिक रचना है त्रिकोणी होनी चाहिए। त्रिकोणी जो गाय होती है अच्छे होते हैं, दूध देने वाली होती है। बड़ा ढोल होना चाहिए, उनका जो पेट है का आकार है काफ़ी ढोल के आकार का होता है। विकसित स्तन तंत्र होना चाहिए, अधिक क्षमता वाला अयन होना चाहिए और काफ़ी लंबा चौड़ा और गहरा भी होना चाहिए। अयन का फैलाव आगे पीछे की ओर खूब हो और अयन जो के जो, है ना, तंत्रिका तंत्र है, नस है, वो भी काफ़ी उभरा हुआ होना चाहिए। अयन की खाल चिकनी, मुलायम, लचीली होनी चाहिए, गांठें कहीं पर नहीं होनी चाहिए। दुग्ध जो शिराएँ होती हैं काफ़ी उभरी हुई, लंबी और टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। थन समान दूरी पर वर्गाकार की स्थिति में होना चाहिए। अयन की पीछे की जो जुड़ान है काफ़ी ऊंची हो और दुग्ध दर्पण खूब लाल होना चाहिए। ये उत्तम गाय की लक्षण होती है। धन्यवाद। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।